न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग ऑलरेडी काफी कुछ कवर कर चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने न्यूक्लियस के साइज के बारे में पढ़ा और न्यूक्लियस के साइज की आप लोगों ने फिर कुछ एप्लीकेशंस देखी थी। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है और N/P रेशो क्या होता है। एंड उसके बाद आप लोगों ने न्यूक्लियस के मॉडल पढ़े थे। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फिर आप लोगों ने पढ़ा शेल मॉडल और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा फर्मी मॉडल। एंड उसके बाद आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ रहे थे। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी 6 बेसिक रिएक्शंस एंड उसके बाद आप लोग पढ़ रहे थे स्पेशल न्यूक्लियर रिएक्शंस। और स्पेशल रिएक्शंस के अंदर अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो इवेपोरेशन को, स्पेलेशन को और स्ट्रिपिंग को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है और किस तरीके से आप लोग अपने न्यूक्लियट्स को क्लासिफाई कर सकते हो एज फर्टाइल एंड फिजाइल। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, अगर आप लोग RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर से कोई भी कोर्स फॉलो कर रहे हो, चाहे आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, थर्मो पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, आपको उसे लेक्चर नंबर 1 से ही फॉलो करना है। आपको उसे बिल्कुल बेसिक लेवल से ही देखना है, तभी आपको एडवांस लेवल के टॉपिक समझ में आएंगे, वरना आपको क्रैमिंग करनी पड़ जाएगी। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे आपके पास की स्पेशल न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है। अभी तक आप लोग उसके अंदर से 3 रिएक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हो। आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर इवेपोरेशन क्या होता है, स्पेलेशन क्या होता है और स्ट्रिपिंग क्या होता है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं, बिल्कुल वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर 4 रिएक्शन, फ्यूजन एंड फ्यूजन। मैंने यहां पर लिखा हुआ है। पहले हम लोग कवर करने वाले हैं कि आखिर फ्यूजन क्या होता है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन रिएक्शन को, और साथ ही हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर कि कैसे आप लोग अपने न्यूक्लियट्स को क्लासिफाई करते हो एज फर्टाइल एंड फिजाइल। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट ओटो हान एंड फ्रिज स्ट्रोसमैन ऑब्जर्व्ड व्हेन यूरेनियम इज bombarded with slow neutrons, it splits into lighter fragment of comparable size and this process was termed as nuclear fission। आप लोग पढ़ चुके हो इवेपोरेशन रिएक्शन को, स्पेलेशन को और स्ट्रिपिंग रिएक्शन को। तो उसके अंदर भी आपके पास क्या हो रहा था कि आपके पास कोई न्यूक्लियस था, आपके पास कोई टारगेट न्यूक्लियस था, उसके ऊपर आप लोग किसी प्रोजेक्टाइल का बोम्बार्डेशन कराते हो और आपके पास वो टारगेट न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है बिल्कुल छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर। लेकिन उसके अंदर आपके पास जो ब्रेक हो रहा था, जिन फ्रेगमेंट के अंदर ब्रेक हो रहा था, उसके अंदर से आपके पास एक होता है बहुत हैवी और बाकी आपके पास क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। 10 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, 12 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, 12 प्रोटॉन निकल जाएंगे, 6 हीलियम पार्टिकल निकल जाएंगे। तो आपके पास वहां पर जब फ्रेगमेंट के अंदर वो डिवाइड हो रहा था, उसके अंदर आपके पास क्या था, डॉटर न्यूक्लियस आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही था, जिसका पास क्या होता है बहुत बड़ा साइज होता है और बाकी आपके पास क्या होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। लेकिन फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि व्हेन यूरेनियम इज बॉम्बार्डेड विद स्लो न्यूट्रॉन्स इट स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर फ्रेगमेंट ऑफ कंपेरेबल साइज। यानी कि जब आपका यहां पर यूरेनियम जब ब्रेक हो रहा होगा तो उस केस के अंदर आपके पास जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनका साइज भी यहां पर क्या होता है बिल्कुल कंपेरेबल साइज का ही होता है। इसी को मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि जब आप लोग यहां पर यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बोम्बार्डेशन कराते हैं तो उसके बाद क्या बनने वाला है, पहले आपके पास बनेगा कंपाउंड न्यूक्लियस और उसके बाद आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है ये आपके पास अलग अलग रूट से क्या हो सकता है डिसइंटीग्रेट हो सकता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है नंबर 1 रूट, जिसके यहां पर क्या बन जाएगा, बेरियम बन जाएगा और क्रिप्टोन बन जाएगा। और आपके पास यहां पर जो दो न्यूक्लियस इनका साइज यहां पर क्या होता है बिल्कुल कंपेरेबल होता है। इसका ये वैल्यू आपके पास यहां पर क्या 92, इसकी वैल्यू आपके पास 141 है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था इवेपोरेशन के अंदर, स्पेलेशन के अंदर, स्ट्रिपिंग के अंदर कि वहां पर आपस क्या बन रहा था, सिर्फ और सिर्फ बन रहा था एक डॉटर न्यूक्लियर, पास बाकी सारे क्या बन रहे थे बहुत छोटे पार्टिकल बन रहे थे। लेकिन फ्यूजन में बस क्या बनता है, आपके पास यहां पर जो 2 फ्रेगमेंट होगी उनका साइज क्या होता है कंपेरेबल होता है। यही आपके पास एक बेसिक डिफरेंस होता है फ्यूजन के अंदर और आपकी इवेपोरेशन, स्पेलेशन और आपके पास स्ट्रिपिंग के अंदर। तो इस डिफरेंस को भी आपको याद रखना है। और उसके बाद मैंने यहां पर जो ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है, मैंने यहां पर लिखी हुई है ऊपर ये न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आपके पास क्या है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके ऊपर से आपके पास बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो हम लोग इस पर्टिकुलर रिएक्शन के फीचर्स को अलग से पढ़ेंगे। मैंने यहां पर अलग से हेडिंग लिखी हुई है फीचर्स। तो पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म्ड मे अंडरगो फ्यूजन इन वेरियस वेज। आपके पास यहां पर जो कंपाउंड न्यूक्लियस बन रहा है U236, ये आपके पास क्या हो सकता है अलग अलग रूट के थ्रू डिसइंटीग्रेट हो सकता है। मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रूट लिखा हुआ है, आपके पास यहां पर क्या होते हैं बहुत अलग अलग रूट हो सकते हैं और टोटल आपके पास यहां पर क्या होते हैं अराउंड 30 रूट्स होते हैं। तो आप लोग हर एक रूट को याद नहीं कर सकते हो, आप लोग यहां पर कोई 1-2 रूट को याद कर लो। मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने यहां पर 4 रूट और दिखाए हुए हैं कि आपके पास किस तरीके से ये कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो सकता है, किस तरीके से आपके पास यहां पर जो U236 है आपके पास क्या हो सकता है डिसइंटीग्रेट हो सकता है। लेकिन आपको यहां पर इन रूट्स को याद नहीं करना है, बस मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपके पास यहां पर अलग अलग रूट हो सकते हैं और इन टोटल आपके पास यहां पर क्या होते हैं अबाउट 30 रूट्स होते हैं। तो आप लोग सबको याद भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई रिएक्शन गिवन होगी तो आपके पास ये क्या है एक फ्यूजन रिएक्शन है। कैसे पहचानोगे कि आपके पास यहां पर कोई न्यूक्लियस जो कि ब्रेक होने वाला है, आपके पास कुछ ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जिनका साइज क्या
क्या होता है, लगभग कंपेरेबल होता है। 133 है, 101 है, 140 है, 87 है, 139 है, 95 है, 140 है और 93 है। आपके पास यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, लगभग कंपेरेबल साइज के ही हैं। तो आपको इसी के थ्रू अपनी फ्यूजन रिएक्शन के डेफिनेशन को बनाना है कि आपके पास यहाँ पर कोई भी एक न्यूक्लियस होगा जिसके ऊपर आप लोग बॉम्बार्डेशन कराओगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू लाइटर फ्रेगमेंट्स, लेकिन उन फ्रेगमेंट का पास साइज क्या होता है, बिल्कुल लगभग कंपेरेबल होता है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट कंपाउंड न्यूक्लियस U236 वेरी ऑफन अंडरगोज एन एसिमेट्रिक फ्यूजन इन अबाउट 30 रूट। आपके पास मैंने यहाँ पर 4 रूट बनाए हुए, एक मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था। तो आपके पास इन सभी रूट के अंदर आपके पास यहाँ पर जो लाइटर फ्रेगमेंट बन रहे हैं ये आपके पास सारे के सारे कैसे हैं, एसिमेट्रिकल हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पर एक भी रूट ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो दो लाइटर फ्रेगमेंट होंगे इनकी आपके पास जो ए वैल्यू आपस में क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ऐसा आपको एक भी रूट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, 101 है, 133 या क्या अलग अलग है, यहाँ पर क्या है 140 है, 87 है, अलग अलग है, यहाँ पर क्या 95 है, 139 है, क्या अलग अलग है। तो आपके पास यहाँ पर ये डिवाइड कैसे हो रहा है, आपके पास यहाँ पर एसिमेट्रिकली वो डिवाइड हो रहा है। आपके पास जो ए वैल्यू है आपके पास यहाँ पर जो 236 है ये आपके पास इक्वल के अंदर ब्रेक नहीं हो रहा है। पास ये कैसे ब्रेक हो रहे हैं, बिल्कुल एसिमेट्रिकली ब्रेक हो रहे हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे भी, मास नंबर ऑफ लाइटर फ्यूजन प्रोडक्ट जनरली लाई इन द रेंज ऑफ 85 to 104 एंड द हैवियर फ्यूजन प्रोडक्ट जनरली लाइज इन द रेंज ऑफ 130 to 144। ये सब चीजें आप लोग यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब आपके पास यहाँ पर एक कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा होगा तो उस केस के बनने वाले हैं दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ये वाला एक बनेगा ये वाला। इसके अंदर से पास क्या होगा, हैवी होगा, पास क्या होगा, लाइटर होगा। हालांकि दोनों पास क्या होते हैं, बिल्कुल कंपेरेबल साइज के होते हैं, लेकिन उसके अंदर से भी एक बड़ा होगा, एक पास क्या होगा, छोटा होगा। जो आपके पास यहाँ पर ये बड़ा होता है इसके आपके पास यहाँ पर जो ए वैल्यू होगी पास किस रेंज के अंदर वेरी करती है, ये रेंज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वेरी करती है 130 से 144 के लिए। और जो आपके पास यहाँ पर होता है लाइटर फ्यूजन प्रोडक्ट्स की यहाँ पर क्या होती है 85 से 104 होती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। और ऊपर आपको यहाँ पर यह भी याद रखना कि आपके पास जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होती है, यहाँ पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसी न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज किया था आपके पास जो मूवी थी, आपके पास जो परमाणु मूवी आई थी बॉलीवुड के अंदर, जिसके अंदर दिखाया था कि भारत ने जब बनाया था पहला परमाणु बम तो उसके अंदर भी आपके पास क्या थी, यही रिएक्शन को वहां पर यूज किया गया था। तो जब इस रिएक्शन को बॉलीवुड वाले यूज कर सकते हैं तो पेपर के अंदर भी आपके पास ये रिएक्शन आ सकती है और आपको इसके फीचर्स यहां पर डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। कुछ और फीचर मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। फीचर नंबर 3 मैंने यहां पर लिखा हुआ है सिमेट्रिक फ्यूजन पॉसिबिलिटी इज वेरी रेयर। आपके पास जब वो मास नंबर है 236 का ये इक्वली डिवाइड कब हो जाता है, इसकी आपकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही रेयर होती है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एंड प्रूव्ड दैट विद द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन न्यूट्रॉन हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक फ्यूजन इंक्रीजेस। आपके पास जो यहां पर न्यूट्रॉन आ रहा था, जब इसको मैं कर रहा था बॉम्बार्ड कर रहा था इस न्यूक्लियस के ऊपर, अगर मैं यहां पर इस न्यूट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज करता जाऊंगा तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी होती है सिमेट्रिकल फ्यूजन की आपस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उसके रिलेटेड आपके पास एक ग्राफ भी है जिसको दिया था बोर ने, वो ग्राफ मैंने यहां पर बनाया हुआ है। बोर कर्व रिगार्डिंग द फ्यूजन यील्ड एंड द मास नंबर मे बी प्लॉटेड एज, मैंने यहां पर नीचे बनाया हुआ है कर्व। ये कर्व आपके पास किसके बीच में, कर्व आपके बीच में यहां पर होने वाला है फ्यूजन यील्ड और आपके मास नंबर के बीच में। यानी कि जब आपका यहां पर यूरेनियम 236 ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो उसके समय आप क्या बनने वाला है, बनेंगे यहां पर दो न्यूक्लियस। और मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं इन दो न्यूक्लियस का मास नंबर को मैं लेकर चल रहा हूं यहां पर इस वाली एक्सिस के ऊपर। अगर आपके पास यहां पर एक का हो जाएगा 109 पास, दूसरे का पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 126 के राउंड हो जाएगा। इसमें क्या बोलने वाला हूं, बिल्कुल लगभग बराबर बोलने वाला हूं। तो आपके इस 236 का ब्रेकडाउन होना इन नंबर्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही रेयर होता है। यानी कि आपके पास किसी भी न्यूक्लियस का साइज जब 1010 होगा, इनके 1110 होगा, पास यहां पर होगा 126 या फिर इस रेंज के अंदर होगा। मान लो पास यहां पर एक का क्या है 115, अब दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पास यहां पर लगभग 121 हो जाएगा। तो आपके यूरेनियम 236 का इस मास नंबर के अंदर ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसको आप लोग यहां पर इस कर्व के ऊपर भी देख सकते हो। आपके पास एक कर्व कैसा आएगा, कुछ आपके पास एक कर्व इस टाइप का आता है और इस रेंज के अंदर आपके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है 10 रेज़ टू द पावर -2% होती है, यानी कि 0.02% होती है। बस क्या हो जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर हो जाएगी। लेकिन आपके पास यहां पर क्या होती है, पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई होती है आपके पास इस रीजन के अंदर। यानी कि अगर आपके पास यहां पर एक का मास नंबर लगभग होता है 90 के करीब, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। या फिर आपके पास क्या हो सकती है, एक की वजह से यहां पर हो सकती है 130 करीब। तो यही रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है जनरली आपके पास जो 30 रूट्स होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलती है एसिमेट्रिकल फ्यूजन। तो उस केस के अंदर आपके पास जो दो फ्रेगमेंट बन रहे होंगे उनका मास नंबर कभी भी ऑलमोस्ट बराबर नहीं होगा। एक का क्या होगा 90s की रेंज में होगा, एक का पास क्या होगा 120s की रेंज में होगा। इसी के पास यहां पर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो जनरली आपका यहां पर 1010 के बीच में और 120 के बीच में आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होती है 0.02% पास क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्साइटेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिस्टोर्ट द कंपाउंड न्यूक्लियस दैट डिस्टोर्टेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब आपके
आपके पास यहां पर जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना था वो आपका जब डिस्टोर्ट हो रहा था, उसमें कहा गया लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर कि पहले आपके पास यहां पर जो न्यूक्लियस होने वाला है, ये न्यूक्लियस पहले डिस्टोर्ट होगा, किस शेप के अंदर जाने वाला है, पहले वो जाएगा इलिप्टिकल के अंदर, फिर वो कहां पर जाएगा, डंबेल के अंदर जाएगा, फिर कहां पर हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका मैकेनिज्म दिया गया है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर कि आपके पास सबसे पहले जो कंपाउंड न्यूक्लियस होगा उसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, फिर वो क्या होगी, थोड़ी डिस्टोर्ट हो जाएगी, क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल बन जाएगी, उसके बाद क्या बनने वाला है, डंबल शेप बनने वाली, प्लस क्या बनने वाला है, यहां पर दो बैंड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास जो फिजन रिएक्शन होती है उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था फिजन रिएक्शन को, मैं आपको पहले बता चुका हूं जब मैं पढ़ा था लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इफ एक्साइटेशन एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट कंपाउंड न्यूक्लियस में रिलैक्स डी एक्साइटेशन थ्रू गामा रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। आप लोग यहां पर कह रहे हो कि आपके पास यहां पर जो कंपाउंड न्यूक्लियस होगा, पहले आपस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, वो पहले क्या होने वाला है, वो पहले स्फेरिकल से कहां पर जाएगा, इलिप्टिकल के अंदर जाएगा। और इस डिस्टोर्शन के क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, मैं क्या बोलने वाला हूं यहां पर, एक्टिवेशन एनर्जी बोलने वाला हूं। जिस तरीके से आपके पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आपके पास जो एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर भी एनर्जी होनी चाहिए कि पहले आपका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इस शेप के अंदर क्या डिस्टोर्ट होना चाहिए। अगर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो आपके पास इलिप्टिकल से डंबेल नहीं बन पा रहा होगा, वापस क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस वापस से कहां चला जाएगा, वापस से स्फेरिकल के अंदर चला जाएगा। यानी कि आपका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, वापस से रिलैक्स फॉर्म में चला जाएगा या फिर वो डी एक्साइट हो जाएगा। इफ एक्साइटेशन एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट कंपाउंड न्यूक्लियस में रिलैक्स और डी एक्साइटेशन थ्रू गामा रेडिएशन और इवेपोरेशन। और डी एक्साइटेशन वो कैसे होने वाला है, होने वाला है थ्रू गामा रेडिएशन और इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन से मतलब क्या है, आप तो समझ गए होंगे, मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि बस इवेपोरेशन क्या होता है कि आपके पास इस न्यूक्लियस के अंदर से एक दो पार्टिकल चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। आई होप कि आपको इवेपोरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इट मींस देयर मस्ट बी अ क्रिटिकल एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन और थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन एनर्जी एंड दैट एक्सप्रेशन इज। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर आपको क्या चाहिए, आपको यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यानी कि आपके पास इतनी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए कि आपका जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल से कहां पर चला जाए, एटलीस्ट वो डंबल के अंदर चला जाए, फिर वो कहां चला जाए, आपके पास फैमिली के अंदर डिवाइड हो जाए। तो इस प्रोसेस को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसमें क्या बोलने वाला हूं, यहां पर बोलने वाला हूं एक्साइटेशन एनर्जी। उसको मैं यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी से भी कंपेयर कर सकता हूं। तो अगर आपके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, अगर आपके पास जितनी चाहिए होती है अगर उतनी होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी उतनी नहीं होगी तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो न्यूक्लियस है वो डंबल शेप पर जाएगा, वहां जाएगा, वापस से क्या हो जाएगा, वो डी एक्साइट हो जाएगा थ्रू गामा रेडिएशन और इवेपोरेशन। अब उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अगर आपके न्यूक्लियस को कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है तो वो कितनी चाहिए होती है, उसके लिए भी आपके पास यहां पर एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है, ई क्रिटिकल इज इक्विवेलेंट टू 0.89 इनटू में a रेज़ टू द पावर 2/3 माइनस 0.02 z इनटू में z माइनस का 1 डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर 1/3। और ये आपके पास किसके अंदर निकलने वाला है, पास निकलने वाला है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द एक्साइटेशन एनर्जी और क्रिटिकल एनर्जी फॉर द डिफॉर्मेशन ऑफ U235। तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस देख के रखेगा, उससे क्या पूछ लेगा, वो क्रिटिकल एनर्जी को पूछेगा, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला न्यूक्लियस गिवन है U235 92, आपस यहां पर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा 235 की, आपके पास Z क्या हो जाएगा 92, यानी आपस यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ A की वैल्यू को पुट करना है और Z की वैल्यू को पुट करना है। अगर कैलकुलेशन हार्ड होगी तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, या फिर आपके पास ये क्वेश्चन कहां पर आता है, गेट के आ सकता है, जहां पर क्या होगा, कैलकुलेटर पहले से ही अलाउड होगा, या फिर वो आपको ऐसी वैल्यूज देगा A और B की, A और Z की, जो आपके पास क्या होती है, इजीली सॉल्वेबल हो सकती है। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है फर्टाइल एंड फिजाइल न्यूक्लियस। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास यहां पर क्या होने वाला है कि आपके पास यहां पर जो न्यूक्लियस होता है क्या हो जाएगा, वो छोटे क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होने लग जाता है। इसको मैं क्या बोलता हूं, फिजन प्रोसेस बोलता हूं। अब आपके पास कुछ ऐसे न्यूक्लियस भी होते हैं जो अपने आप से फिजन रिएक्शन को शो नहीं करते, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, उसको मैं यहां पर बोलने वाला हूं फर्टाइल न्यूक्लियट्स। यानी कि वो न्यूक्लियट्स जो कि क्या हो जाएंगे, जो कि आपके पास फिजन रिएक्शन को खुद से शो नहीं करते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं, फर्टाइल न्यूक्लियट्स बोलता हूं। लेकिन इसके पास एक खास बात यह भी होती है कि ये खुद तो फिजन नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एक ऐसे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं जो कि आपको फिजन दिखा सकता है। यानी कि मैं मानकर चल रहा हूं यहां पर, जैसे कि आपको मानकर चलो U238 को, यहां पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, एक फर्टाइल न्यूक्लियड होता है, आपको नेचर के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये अपने आप से क्या नहीं होता, ये अपने आप से फिजन नहीं होता है, इसका खुद का भी, इसका यहां पर कोई भी फिजन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपके पास यहां पर जो U238 है, ये अपने आप को क्या कर सकता है, U235 में कन्वर्ट कर देगा, आपको यहां पर क्या देने वाला है, आगे जाकर आपको फिजन देने वाला है। यानी कि बेसिक बात यहां पर क्या हो गई है कि आपके पास कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि खुद से फिजन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, लेकिन वो ऐसे न्यूक्लियड को प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि फिजन को शो कर सकते हैं। इसको मैं क्या बोलता हूं, फर्टाइल न्यूक्लियड्स बोलता हूं। और फिर आपस यहां पर क्या आता है, एक फिजन न्यूक्लियस को मैं क्या बोलने वाला हूं, इसको मैं बोलने वाला हूं, ये वो न्यूक्लियस होते हैं जो कि आपके पास नेचर के अंदर तो नहीं होते हैं, लेकिन फिजन को दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, फिजन को आप दिखा सकते हैं। तो यही चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ जाएगा
जब मैं यहाँ पर नोट्स को यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट हैज बीन फाउंड दैट न्यूक्लियोइड्स U233 एंड U235 एंड Pu239 आर द एक्सेप्टेबल मटेरियल फॉर द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दैट गो थ्रू चेन प्रोसेस। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो 3 न्यूक्लियर मैंने यहाँ बनाए हुए हैं U233, U235 और Pu239, यहाँ पास क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल मटेरियल होते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को शो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट U238 नेवर अंडरगो द चेन प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। इसका कभी भी क्या नहीं हो सकता, आपके पास फिजन रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन नेचर के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, U238 ही देखने को मिलता है। द फिजाइल न्यूक्लियोइड्स आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, द फिजाइल न्यूक्लियोइड्स आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फर्टाइल न्यूक्लियोइड्स व्हिच आर नॉट देमसेल्फ फिजनेबल। मैं बता चुका हूं आपको कि फर्टाइल न्यूक्लियर के पास क्या होते हैं, आपके पास वो न्यूक्लियर होते हैं जो खुद से फिजन रिएक्शन को शो नहीं करते, लेकिन वो ऐसे न्यूक्लियस को प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, फिजन को शो कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास यहां पर जो होता है U38, ये खुद से फिजन को शो नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या कर देगा, एक ऐसे न्यूक्लियर को सिंथेसाइज कर सकता है जो कि आपकी फिजन रिएक्शन को शो कर सकता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है द फिजाइल न्यूक्लियोइड्स आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फर्टाइल न्यूक्लियोइड्स व्हिच आर नॉट देमसेल्फ फिजनेबल। आपके पास कुछ ऐसे न्यूक्लियोइड होते हैं जो खुद से फिजनेबल नहीं होते, लेकिन वो ऐसे न्यूक्लियोइड की सिंथेसाइजेशन कर सकते हैं जो कि आपके पास फिजन रिएक्शन को शो कर सकते हैं। मैं क्या बोलते वाला हूं, फिजाइल न्यूक्लियोइड्स बोलने वाला हूं। ये आपके पास यहां पर क्या होते हैं, फर्टाइल न्यूक्लियोइड होने वाले हैं U238 और TH232। यहाँ पास क्या होते हैं, नॉट फिजनेबल होते हैं, इनका खुद का फिजन कभी भी नहीं होने वाला है, लेकिन मैं इनकी हेल्प से क्या सिंथेसाइज कर पाऊंगा, मैं इनकी हेल्प से प्रिपेयर कर पाऊंगा कुछ ऐसे न्यूक्लियोइड को जिनका मैं फिजन कर सकता हूं। यानी कि मैं ऐसे सिंथेसाइज कर पाऊंगा ऐसे न्यूक्लियोइड को आर्टिफिशियली जिनका मैं खुद से फिजन कर पाऊंगा। मैं क्या बोलने वाला हूं, फिजाइल न्यूक्लियोइड बोलने वाला हूं। फर्टाइल न्यूक्लियोइड्स आर नॉट फिजनेबल बट दे कैन जनरेट फिजाइल न्यूक्लियोइड्स। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट नेचुरली अकरिंग यूरेनियम सोर्स कंटेन्स ओनली ए नेग्लिजिबल फ्रैक्शन ऑफ U235 एंड ए बल्क फ्रैक्शन ऑफ U38। यानी कि नेचर के अंदर आपको जो यूरेनियम मिलता है उसके अंदर से मैक्सिमम पास क्या होता है, U238 होता है, पास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 35 यहाँ पास क्या होता है, फिजनेबल होता है, और यहाँ पे पास क्या होता है, फिजनेबल नहीं होता है, यहाँ पास क्या होता है, फर्टाइल होता है। तो मैं इस फर्टाइल न्यूक्लियोइड का फिजन नहीं कर सकता, लेकिन मैं इससे क्या कर पाऊंगा, मैं इससे इसको प्रिपेयर कर लूंगा, उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, इसका फिजन कर लूंगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या बनाते हो, अपने न्यूक्लियर पावर पॉइंट को भी बनाते हो, इससे क्या करते हो, वहां पर एनर्जी को रिलीज कराते हो। ऑल्सो यूरेनियम 238 इज नॉट अ न्यूक्लियर फ्यूल। आपके पास ये क्या होता है, आपके पास ये होने वाला है फर्टाइल न्यूक्लियोइड, इसका खुद क्या नहीं हो सकता, फिजन नहीं हो सकता, और अगर इसका खुद का फिजन नहीं होगा तो आपके पास कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। यानी कि हम लोग यूरेनियम 238 को एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज नहीं कर सकते, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंट सोर्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल दैट इज Pu239S। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यूरेनियम 238 को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, किसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हो, Pu239 कन्वर्ट करने वाले पास क्या होता है, फिजाइल न्यूक्लियोइड होगा। अगर ये फिजाइल न्यूक्लियोइड है, क्या हो सकता है, फिजन हो सकता है, और अगर इसका फिजन होगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको मैं यूज करूंगा एज ए सोर्स। आपके पास क्या होता है, एक अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल होता है। तो आप लोग इसको कैसे कन्वर्ट करने वाले हो, इस रिएक्शन को आप लोग याद कर सकते हो, कर लो। इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, तो मैंने यहाँ पर आपको रिएक्शन दिखाया हुआ है, मैं आपको इस रिएक्शन को यहाँ पर दोबारा से दिखा देता हूँ। आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर है यूरेनियम 238, पास क्या होता है, नेचर के अंदर आपको मिल रहा है, पास क्या होता है, फर्टाइल न्यूक्लियोइड होता है। इसके ऊपर मैं करने वाला न्यूट्रॉन क्या बन जाएगा, बनने वाला है U239, इसका क्या होगा, बीटा नेगेटिव डिके होगा। फिर आपके पास क्या होगा, दोबारा से डिके वापस क्या बन जाएगा, यहाँ पर Pu239 बन जाएगा। और आपके पास यहाँ पर जो हो रहा है बीटा डिके, इसका आप लोग T12 भी याद कर लो, इसका T वापस क्या होता है, 23 मिनट होता है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो हो रहा है बीटा डिके, इसका T12 क्या होता है, 2 से लेकर 3 डेज तक हो सकता है। यानी कि आपके पास रिएक्शन कितने दिन के अंदर होती है, 2 से लेकर 3 दिन तक होती है। आपके पास कितने दिन के अंदर होती है, 23 मिनट के अंदर पास हो जाती है। रिएक्शन आपस कितनी होती है, 3 दिन तक आपकी इस रिएक्शन को हो सकता है। बस क्या होता है, इसका T12 होता है। तो आप लोग यहाँ पर इस रिएक्शन को याद कर लो, उसके बाद लोग यहाँ पर याद कर सकते हो, T12 को भी याद कर सकते हो, और आप लोग यहाँ पर इसको भी याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना, और इसको भी याद कर लेना। इस रिएक्शन के ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये वही रिएक्शन को यूज किया गया था पहला परमाणु बनाने के लिए, जो भारत के अंदर यूज किया गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पास मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 चीज और। आपके पास नेचर में आपको क्या मिलता है, आपको नेचर के अंदर मिलता है U238 और आपको नेचर के अंदर मिलता है TH232। या वो क्या मिलते हैं, ये आपको नेचर के अंदर दोनों की दोनों देखने को मिल जाते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं, फर्टाइल न्यूक्लियोइड्स होते हैं। इनका आपके पास क्या नहीं हो सकता, फिजन नहीं हो सकता है। यानी कि आप लोग इनका यूज नहीं कर सकते हो एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, लेकिन आप लोग इनसे क्या बना सकते हो, आप लोग इनसे बना सकते हो फिजाइल न्यूक्लियोइड्स को। इनका भी पास क्या होता है, फिजन हो जाता है, और इनसे आप लोग क्या बना सकते हो, आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी का भी यूज कर सकते हो। या पास क्या होते हैं, पोटेंट सोर्स होते हैं ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो बेसिकली आपको नेचर के अंदर देखने को मिलते हैं ये वाले न्यूक्लियोइड्स, इनसे आप लोग बनाते हो, इनके आपके पास क्या होता है फिजन, और उनके फिजन से जो होती है एनर्जी रिलीज, उनका आप लोग क्या करते हो, यूज करते हो। तो इसका फिजन भी इंपॉर्टेंट है और इसका फिजन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास नेचर के अंदर क्या मिलता है, आपको ये दोनों देखने को मिलते हैं। तो इसका आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसके ऊपर से आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन आपको अगर TH232 के फिजन के रिएक्शन को याद करना है, तो वो रिएक्शन भी मैंने यहां पर नीचे लिखी हुई है। आपके पास मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, थोरियम लिखा हुआ है 90,
232 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस न्यूट्रॉन 0 1 यहाँ क्या बन जाएगा थोरियम ही, थोरियम 230 यहाँ पर बन जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर होने वाला है बीटा नेगेटिव, ठीक है, बीटा नेगेटिव उसके बाद यहाँ पर यूरेनियम 233 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पोटेंट सोर्स होता है आपके न्यूक्लियर एनर्जी का, यानी कि इसका फिजन आपके पास क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली हो सकता है, अलग अलग रूट से होता है, वो रूट भी आप लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर इस टी हाफ को भी याद कर सकते हो। तो जितनी बातें मैंने आपको यहाँ बताई वो सारी बातें आपको यहाँ पर याद करनी है। ये टी हाफ कितना पास होने वाला है 23 मिनट, जो आपके पास पहले ऊपर वाले का भी था, यहाँ पर वाला यहाँ पर 27 डेज होने वाला है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर इन दोनों में से अगर मैं लेकर चलूंगा, इन दोनों में से इसको लेकर चलूंगा, तो उसके बाद आपके पास जो ये बनेगा यहाँ पर आपका सोर्स जो बनने वाला है, न्यूक्लियर सोर्स बनने वाला है, ये आपके पास कितने दिन के अंदर बनने वाला है, लगभग 27 डेज के अंदर बनने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर क्या बन जाने वाला है, वहां पर आपका न्यूक्लियर सोर्स तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, इसका टी हाफ होने वाला है आपके पास 2 से 3 डेज, और आपके पास इसका कितना होता है 27 डेज होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पर इस टी हाफ को भी याद कर पाओगे और इस न्यूक्लियर के रिएक्शन को भी याद कर पाओगे। तो इतना ही था आपके फ्यूजन रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूजन रिएक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन फ्यूजन हम लोग स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप कि जितनी बातें मैंने आपको आज के लेक्चर में बताई आपको सारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आपको है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको छोड़ना है, और साथ में अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर भी करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, फिर हमें पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9053519385। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।